दोस्तों, एलर्जी की इस कड़ी में अब हम बात करते हैं एलर्जिक अस्थमा की। एलर्जिक अस्थमा श्वास नलियों की एलर्जी यानी कि उनकी इन्फ्लामेशन और सिकुड़न हो जाने को एलर्जी का अस्थमा कहते हैं। तो ये एलर्जिक अस्थमा 100 में 4 से 8 लोगों को ये तकलीफ रहती है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये लोग इससे प्रभावित हैं। तो एलर्जी के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ भी प्रमुखतया वही कारण है जो एलर्जी के जुकाम के होते हैं, अर्थात वही पोलन्स, वही एलर्जी के जो डस्ट, कोई धूल के कण है, अपना डस्ट माइट्स हैं, वही कोई फूड आपको एलर्जी कर सकता है। ऑक्यूपेशनल डस्ट, स्टोन कटर्स की जो धूल से एलर्जी होने का है, ये उनके प्रमुख कारण हैं। दूध या कोई भी प्रोटीन, दालें भी एलर्जी कर सकती है। कॉकरोच, इंसेक्ट्स, इवन मक्खियों से भी एलर्जी हो सकती है। वही जो कि स्ट्रॉन्ग अगर स्मेल से एक्सपोजर है तो उनको एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है। परफ्यूम से एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। धुएं से और पोल्यूशन से तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। नमी के वातावरण में, ह्यूमिड एरिया में एलर्जी के जो कारण है वो अधिक डेवलप होते हैं। पेट अगर किसी के घर में है तो वो एलर्जी का एक बहुत ही मुख्य कारण है। उनके शरीर पे पाए जाने वाले जो डेंडर्स हैं, जो उनके बाल हैं, उनसे लोगों को एलर्जी होती है। तो अस्थमा में भी मुख्य कारण के रूप में अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, डर की वजह से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, एप्रीहेंशन से उनको एलर्जी प्रेसिपिटेट हो जाती है। काफ़ी लोगों को अस्थमा दवाइयों की एलर्जी की वजह से भी होता है। खास करके बीटा ब्लॉकर्स बहुत प्रमुख कारण है, ये एलर्जी जैसे सिम्टम्स देते हैं। जिन लोगों को स्किन की एलर्जी बचपन में रही हो, जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, या एक्जिमा रहा हो, उनको इस तरह की एलर्जी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ भी होस्ट फैक्टर का मतलब है व्यक्ति खुद जिसको एलर्जी हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वही हेरिडिटरी फैक्टर, आनुवंशिक कारण आ जाएगा। जिन परिवारों में माता पिता को अगर एलर्जी है तो उनके बच्चों को एलर्जी होने की चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। उनमें हाइपर सेंसिटिविटी और लो टॉलरेंस काफ़ी पाई जाती है। अस्थमा ज़्यादातर छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को होता है। अस्थमा भी जगह के बदलने पे, अगर आज आप यहाँ रह रहे हो, कहीं चले जाते हो नई जगह पे, वहाँ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अस्थमा के क्या लक्षण होते हैं जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अस्थमा में रोगी को सांस लेने में बहुत कष्ट होता है। सांस मुश्किल से आती है, उसको ताकत लगा करके सांस को लेना पड़ते हैं। विशेष करके सांस को बाहर निकालने के समय ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। छाती में से विशेष तरह की आवाज़ आती है जिसको व्हीजिंग साउंड कहते हैं। व्हीजिंग, मैं आपको अलग से ये साउंड अभी सुना रहा हूँ एक क्लिप डाल के। इसको आप ध्यान से सुनिए, ये साउंड है अस्थमा की टिपिकल व्हीजिंग। तो इस तरह की जो व्हीजिंग है, ये श्वास नलिकाओं की सिकुड़ने की वजह से हो जाती है। उसके कारण उसमें म्यूकस आएगा, यानी कि हल्का हल्का बलगम आती है, जो कि गाढ़ी नहीं होकर के ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होती है, जो श्वास को और अधिक कठिनाई से लेने का कारण बन जाती है। उसके साथ में खांसी आती है, कॉफिंग। एक टिपिकल खांसी पेशेंट को आती रहेगी जब उसको श्वास नलियों में सिकुड़न हो जाएगी। कभी कभी किसी को सिकुड़न हो रही है लेकिन खांसी नहीं भी हो, ऐसा भी संभव है। केवल पेशेंट ये शिकायत करेगा कि श्वास लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। बच्चों में अगर आप देखेंगे तो जिसको पसली चलना कहते हैं, खड्डे बढ़ेंगे यहाँ पे सांस लेने के साथ साथ, पसलियों के नीचे इधर यहाँ भी यूं जब सांस ले रहा है, दे रहा है बच्चा, तो वहाँ पे टिपिकल कंस्ट्रिक्शन फील होती है, जिसको पहचाना जा सकता है आसानी से। ये चाइल्डहुड अस्थमा का प्रमुख लक्षण है। ये तकलीफ ज़्यादातर लोगों को रात में होती है, ठंड में ज़्यादा होती है। एक्सपोजर जब हो जाएगा किसी भी इन्वायरमेंटल एलर्जन से तब तो होना है, लेकिन ये अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है या कोई उसको स्ट्रेस हो गया है तब भी ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, एलर्जिक फैक्टर, कोई चिंता हो गई, स्ट्रेस में पेशेंट चला गया, एंग्जाइटी हो गई है, तो ये प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि ये अस्थमा बहुत सीवियर अटैक हो जाए, लगातार पेशेंट को तकलीफ है, तो आप जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। ऐसा होने से उसके फिंगर्स, ये जो पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, उन बॉडी पे जो ना ब्लू पैचेज आने शुरू हो जाएंगे, जिसको साइनोसिस कहते हैं, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। और ये बहुत देर तक लगातार अगर ऐसा रह जाए तो रोगी बेहोश हो सकता है, अल्टीमेटली डेथ भी होना संभव है। तो ये स्टेज आने देना नहीं चाहिए, तुरंत मेडिकल असिस्टेंट जरूरी है अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो। जो एलर्जिक अस्थमा है उसको सामान्य खांसी से डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य खांसी में पेशेंट को सीजन बदलने के समय जुकाम के साथ हल्का खांसी या बलगम है, वो अस्थमा नहीं है। अगर खांसी बार बार हो रही है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अस्थमा हो, वो COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें रोगी की एक परमानेंट कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद में। वहाँ अस्थमा होना जरूरी नहीं है, वहाँ एलर्जी हो ये जरूरी नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन के बाद में ऐसा होता है। तो डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आपको प्रारंभिक रूप से ये जानना काफ़ी रहेगा कि केवल हर खांसी या हर सांस लेना मुश्किल अस्थमा है, ऐसा ही नहीं है। वो न्यूमोनिया भी हो सकता है। न्यूमोनिया इन्फेक्शन है, साथ में फीवर आएगा, वीकनेस आएगी, और खांसी बहुत अलग तरह की होती है, पसली में दर्द जरूर होता है न्यूमोनिया के साथ में, और ये कुछ अलग है अस्थमा से। तो बच्चों में ये न्यूमोनिया और ओल्ड एज में न्यूमोनिया कॉमन होता है। ये अस्थमा से डिफरेंस है, काफ़ी अलग होता है, डॉक्टर आसानी से पहचान लेते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसको नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। नॉन एलर्जिक मीन्स जिसमें एलर्जी के कोई कारण नहीं है, बल्कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण अस्थमा है। तो ये फीमेल में काफ़ी कॉमन पाया जाता है, जो नॉन एलर्जिक अस्थमा है, डॉक्टर पहचान लेते हैं। और एक और इसी के मिलती जुलती कंडीशन है जिसको कार्डियक अस्थमा कहते हैं। ओल्ड एज में या हार्ट के काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाने पर, जिसको कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर कहते हैं, तो वो हो जाने पे कुछ अस्थमा जैसे ही सिम्टम आते हैं। उसमें विशेष करके पेशेंट को लेटने में काफ़ी दिक्कत होती है, बैठ के आराम से सांस लेता है, या चलने से तुरंत ही सांस फूल जाती है। वो सांस फूलती है, वहाँ वीजिंग नहीं आएगी, वहाँ कुछ अलग तरह की चेस्ट में साउंड आएगी। वीज जो मैंने आपको सुनाई है वो केवल अस्थमा में ही होती है। तो ये काफ़ी अंतर है, इसको आसानी से डॉक्टर पहचान लेते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि एलर्जी क्या है, फिर हमने देखा कि एलर्जी के विभिन्न रूप हैं, जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस है, दूसरा एलर्जिक अस्थमा है। ये सब एलर्जी के विभिन्न रूप हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इसका किस तरह से बचाव रखें, इलाज के रूप में क्या करें। आपको इतना सा तो मैं बता ही देता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक अस्थमा के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं और हमेशा वो सही रहते हैं, उनको हमेशा दवाई नहीं लेनी पड़ती। वो चीज़ें जो उनको आज एलर्जी कर रही है, उनके एक्सपोजर होने पर भी उनको वो तकलीफ़ें नहीं होती।